मैं डॉक्टर मीनल फडणीस शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज इस लेक्चर में हम लोग भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य की चर्चा करेंगे, एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड्स। यह विषय आहार एवं पोषण के कोर्स में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर दोनों पर पढ़ाया जाता है, तो आशा है छात्राओं के लिए यह लाभदायी होगा। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य में हम किन मुख्य बिंदुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भोज्य पदार्थों का ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो ऊर्जा की जो इकाई है वो किलो कैलोरीज है, और अंतरराष्ट्रीय इकाई में हम जूल में इसकी गणना करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी जो पोषण में किलो कैलोरी का उपयोग किया जाता है, और उसकी परिभाषा होती है कि 1 किलो पानी का तापक्रम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। और यह स्पेसिफिकली 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिया जाता है, क्योंकि इस तापक्रम पर पानी का प्रसार एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। और यदि हम किलो कैलोरी को जूल में बदलना चाहते हैं तो इसे हम 4.184 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या गुणा कर देते हैं, तो हमें ऊर्जा की मात्रा जूल में प्राप्त हो जाती है। तो जब हम भोज्य पदार्थों के ऊर्जा की बात करते हैं और इसका मापन करते हैं, तो इसके लिए हम जो उपकरण उपयोग में लाते हैं उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में किसी भी भोज्य पदार्थ की ऊर्जा ज्ञात करनी हो उसको रखा जाता है, और उसका जो ऊर्जा मूल्य होता है उसे हम हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं, ऊष्मा की मात्रा के रूप में नापते हैं, इसलिए उसको ज्वलन की ऊष्मा या हीट ऑफ कंबस्शन कहा जाता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की रचना समझेंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य या एनर्जी वैल्यू ज्ञात की जाती है उसे हम डायरेक्ट कैलोरीमेट्री कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष ऊर्जा मापन। इसमें सीधे जो भोज्य पदार्थ से ऊष्मा निकलती है उसका मापन किया जाता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की रचना में ये एक वुडन बॉक्स की तरह होता है, जिसके अंदर एक स्टील का कैप्सूल होता है, बहुत छोटा होता है, जिसमें कि किसी भोज्य पदार्थ की तुली हुई मात्रा रखी जाती है। इसमें पानी भरा जाता है और उसमें ये स्टील का कैप्सूल रखा जाता है, और यह इंसुलेटेड कैबिनेट होता है, लकड़ी का बना। इसी में थर्मामीटर रहता है और इसका इलेक्ट्रिक करंट से इसको चार्ज किया जाता है, और इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ जल जाता है, और भोज्य पदार्थ जलने के बाद स्टील का जो कैप्सूल लाइक उपकरण होता है उसके द्वारा ऊष्मा ग्रहण कर ली जाती है, और उसकी ऊष्मा जल में स्थानांतरित हो जाती है, तो जल का तापक्रम बढ़ जाता है। तो इस प्रयोग में सबसे पहले जो जल होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर में भरा जाता है, उसका तापक्रम नोट किया जाता है, और प्रयोग हो जाने के पश्चात फिर से जल का तापक्रम नोट किया जाता है। इसके साथ ही हमें जो कैलोरीमीटर है उसका जल तुल्यांक भी ज्ञात होता है। कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जिस भोज्य पदार्थ की ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हमने प्रयोग किया उसकी गणना कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमने कोई भी अनाज, मान लीजिए गेहूं या चावल की तौली हुई 2 ग्राम मात्रा इस कैलोरीमीटर में रखी, और इस कैलोरीमीटर में जैसे मैंने कहा कि पानी भरा जाता है, तो पानी की मात्रा मान लो 3000 ग्राम या 3 लीटर है, और इसी के साथ कैलोरीमीटर जो स्टील का कैप्सूल है उसका जल तुल्यांक 500 ग्राम है। तो और जो हमने पानी का तापक्रम भी पहले नोट किया वो मान लीजिए है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रयोग हो जाने के पश्चात पानी का तापक्रम हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार जो पानी के तापक्रम में बढ़ोतरी हुई, गेन हुआ, वो कितना हुआ, 2 डिग्री का हुआ। अब हम इसकी गणना, जो ऊष्मा की गणना का फॉर्मूला है MST, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, उससे कर लेते हैं। तो 3000
प्लस 500 और उसके बाद उसका गुणा 2 कर देंगे बढ़े हुए तापक्रम से। तो इस प्रकार 7000 किलो 7000 स्मॉल कैलोरी के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसको किलो कैलोरी में बदलने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो इस प्रकार 2 ग्राम गेहूं या चावल से जो ऊष्मा प्राप्त हुई वो हुई 7 किलो कैलोरी। और तो जब हमने 2 ग्राम का ज्ञात कर लिया तो इससे हम 100 ग्राम का भी ज्ञात कर सकते हैं, 1 ग्राम का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि 2 ग्राम गेहूं से हमें 7 किलो कैलोरी मिलती है तो 1 ग्राम से मिलेगी 3.5 किलो कैलोरी। और यदि हम चाहते हैं कि हमें पता करना है 100 ग्राम गेहूं से कितनी ऊर्जा मिलेगी, या गेहूं के आटे से कितनी मिलेगी, या चावल से कितनी मिलेगी, तो 350 किलो कैलोरी। तो आप जानते हैं कि अनाज का जो ऊर्जा मूल्य है वो 100 ग्राम से हमें 350 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है। अब हम समझते हैं कि जो भोजन में 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये ऊष्मादायक प्रदायक तत्व हैं। और जब हम इन शुद्ध रूप से इन तत्वों की ऊर्जा यदि बॉम कैलोरीमीटर में ज्ञात करते हैं तो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त, सबसे पहले इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है लिपिड्स, लिपिड यानी वसायुक्त वसाएं डिफरेंट सोर्सेस से। तो जैसे मांस पदार्थ से प्राप्त वसा या वेजिटेबल ऑयल से प्राप्त वसा, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त वसाओं के ऊर्जा मूल्य को जब हम बॉम कैलोरीमीटर में ज्ञात करते हैं तो ये इसकी औसत ऊर्जा मूल्य 9.4 किलो कैलोरीज हमें प्राप्त होता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का ऊर्जा मूल्य, या ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है, 3.74 किलो कैलोरी मिलती है 1 ग्राम से। स्टार्च या ग्लाइकोजन के 1 ग्राम से 4.19 कैलोरी मिलती है। तो विभिन्न स्रोतों से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उससे लगभग औसत रूप से 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा बॉम कैलोरीमीटर में जब हम मापते हैं तो प्राप्त होती है। अब हम प्रोटीन के ऊर्जा मूल्य की बात करते हैं, ज्वलन मूल्य की। तो बॉम कैलोरीमीटर में जब प्रोटीन का ऊर्जा मूल्य ज्ञात किया जाता है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन हमें मांस पदार्थों से, अंडे से, दूध से, दालों से प्राप्त होता है। सभी अलग अलग स्रोतों से यदि हम प्रोटीन मूल्य ज्ञात करें और तो उसकी जो ज्वलन ऊष्मा है वो औसत रूप से हमें 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है। क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से इस रूप में भिन्न है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है और वसा में भी, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो और इसके साथ ही तो इसके कारण इसका ऊर्जा मूल्य प्रति ग्राम अधिक आंका जाता है बॉम कैलोरीमीटर में जब इसकी मात्रा ज्ञात की जाती है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू की, फ्यूएल वैल्यू की, इन्हीं पोषक तत्वों की। तो जैसे अभी हमने देखा कि बॉम कैलोरीमीटर में जो हम पोषक तत्वों का वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ऊष्मा मूल्य ज्ञात करते हैं तो यह कुल ऊर्जा मूल्य कहलाता है। और जब हम शरीर में बात करते हैं कि शरीर को इन तत्वों से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वसा के 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी मिलती है, प्रोटीन के 1 ग्राम से शरीर को 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो जब हमने बॉम कैलोरीमीटर में नापा तो ये तो कुछ अधिक थी, और जबकि हमारे शरीर को तो कम मात्रा में प्राप्त हो रही है। तो यही अंतर होता है। बॉम कैलोरीमीटर में जब भोज्य पदार्थ को शरीर के बाहर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह पूर्णतः जल जाता है और यह जो ज्वलन ऊष्मा होती है यह अधिक होती है। लेकिन जब हम शरीर में इन पोषक तत्वों को आहार के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो शरीर में पहले इनका पाचन होता है। तो पाचन के समय कुछ ऊष्मा पाचन में प्रयुक्त हो जाती है, कुछ ऊष्मा का उपयोग में आ जाती है। इसी तरह यदि हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन तो शरीर में पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन पूरी तरह शरीर में उपयोग में नहीं लाई जाती, या अमोनिया के रूप में
बनता है और अमोनिया विषकारक पदार्थ होने के कारण यूरिया के रूप में शरीर से निष्कासित किया जाता है। इसलिए प्रोटीन पूर्णतः नहीं जलता है शरीर में। तो जो फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू होती है वो कुल ऊर्जा मूल्य से ग्रॉस एनर्जी वैल्यू से कम होती है। तो यह अब देखिए आप इस चार्ट में यह अंतर ज्ञात हो रहा है कि भोज्य पदार्थों का कुल ऊर्जा मूल्य क्या होता है और जैव शारीरिक ऊर्जा मूल्य क्या होता है। व्हाट इज द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड एंड फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। तो ग्रॉस एनर्जी वैल्यू देखिए जो बॉम कैलोरीमीटर में हमने शरीर के बाहर प्रयोगशाला में ज्ञात की वह कुछ अधिक मात्रा है, जबकि जो पाचन में जो ऊर्जा का नष्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट के केस में 2% नाश हुआ, फैट के केस में 5% और प्रोटीन के केस में 8% ऊर्जा नष्ट हो गई। और हमारे शरीर को जो नेट प्राप्त हुआ वह वसा से 9 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4 और प्रोटीन से 4 कैलोरी प्राप्त हुई। तो इसी को हम फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू कहते हैं। तो मुझे आशा है कि बच्चों को ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स और फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम अप्रत्यक्ष ऊर्जा मापन की चर्चा करेंगे।